स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शांति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। और आज हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकोपनिषद शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एस.एस. सर्राफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान ग्रहण किया है, वो चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो या चिकित्सा के संबंध में हो, उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि आपके द्वारा ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं, आपके घर परिवार को ही नहीं, आपके पास पड़ोसियों को ही नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में संजय कुमार जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। तो नीतू जैन जी का फिर स्वागत है, और वो आज
जो हमारा परीक्षण 1 है BHB का परीक्षण 1, उस पर चर्चा करेंगी। कार्डियोवैस्कुलर रोगों में परीक्षण है, ये चैप्टर 7 है और यहीं तक कोर्स है। 2 चैप्टर और रह जाएंगे जिनको कि हम लोग अगले सत्र इसी में लेंगे और अगले महीने इसी महीने हम लोग लेंगे उसको, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी किताब के जो अगले चरण के हैं, ये सेमेस्टर 3 का कोर्स है, सेमेस्टर 4 के कोर्स भी इसी में निहित है, चैप्टर 8 से लेकर के उसको भी हम लोग इसी सत्र में लेंगे ताकि आप लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी हो जाए। ये किताब अपेक्षाकृत उपेक्षित रहती है, इसलिए इस पर हम लोग ध्यान देना जरूरी है। ओवर टू नीतू जैन जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। आज हम परीक्षण के चैप्टर 7 कार्डियोवैस्कुलर रोगों का परीक्षण के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था। तो हार्ट जो है वो रक्त नलिकाओं उसमें जो होती हैं उसमें ब्लड का फ्लो होता है। तो उसके अनियमित जो उसमें रोग होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं उसमें। तो उसमें केवल उन्हीं के हार्ट के कारण ही रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, किंतु रोग किसी भी अंग का हो या कार्डियोवैस्कुलर बदलाव कई बार बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह की है कि ऊपर मस्तिष्क से पीछे लंग्स आ रहे हैं, नीचे लिवर किडनी सबसे वो रिलेटेड है। तो इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम इन ऑर्गन्स में होती है तो हृदय की, हार्ट की कार्यप्रणाली पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो चिकित्सक को जो भी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो पल्स देखते हैं और ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर का, हार्ट का स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं। तो इसके हार्ट के वैस्कुलर के जो डिसीज़ हैं उनको 9 टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला है कॉन्जेनिशियल हार्ट एनोमैलिज, आनुवंशिक हृदय रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले होते हैं। तो उनमें सबसे पहला है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस वो रोग होते हैं जब एओर्टा हमारा जो होता है, जहाँ से जो बड़ी वाली जो धमनियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं एओर्टा। तो एओर्टा का वॉल्व जब नैरो हो जाता है, तो उस नैरो हो जाने के कारण ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और वो बॉडी में जाता है और हार्ट को, और हार्ट हार्ट के जो वर्क होता है, हमारे हृदय का जो काम होता है उसको मुश्किल बना देता है। तो उसे एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा वो होता है, इसमें भी ब्लड जो वेसल्स होती हैं, एओर्टा और ब्लड वेसल्स होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। ये बर्थ वाले रोग में ज़्यादा होता है, जो बर्थ से ही रोग होते हैं। डेक्स्ट्रोकार्डिया हार्ट का ये एक इस तरह का रोग होता है कि उसमें हार्ट के जो हार्ट होता है वो उलट पुलट हो जाता है। जो हार्ट का शीर्ष होता है वो लेफ्ट की ओर स्थित होता है, और इस बीमारी में शीर्ष लेफ्ट की बजाय राइट की ओर उलट जाता है। यह बहुत रेयर केस में ही होता है और यह भी आनुवंशिक हृदय रोग है। इसके बाद है पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस वो होता है, ये एक हार्ट के वॉल्व का डिसऑर्डर होता है। पल्मोनरी वॉल्व एक जो हार्ट वॉल्व होता है हमारा, जब ब्लड हार्ट से लंग्स की ओर जाता है तो इस वॉल्व के थ्रू जाता है, जो कि रक्त को वापस हार्ट की तरफ बैक आने से रोकता है। जब ये ब्लड वापस इधर पंप हो जाता है तो पल्मोनरी वॉल्व उसको वापस ऊपर की तरफ जाने से रोक देता है। तो इस बीमारी में इस वॉल्व की ओपनिंग बहुत नैरो हो जाती है। तो ओपनिंग नैरो होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो लंग्स की ओर फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि ओपनिंग नैरो हो गई, और ओपनिंग नैरो हो गई तो ब्लड का फ्लो कम हो गया, तो लंग्स में भी ब्लड कम गया। तो इस तरह से ये बीमारी आती है। कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली हार्ट के एनलार्जमेंट को कहते हैं। ये इसमें हार्ट के वॉल्व की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हार्ट अटैक का भी सिग्नल होता है। ये प्रेगनेंसी या कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसका भी सिग्नल हो सकता है कार्डियोमेगाली। फिर है सेप्टल डिफेक्ट्स।
सेप्टल डिफेक्ट्स होता है हार्ट के जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो वेंट्रिकल्स के बीच में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है या वेंट्रिकल्स के वॉल में होल भी हो सकता है, ये बाय बर्थ होता है, तो इसको सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, एओर्टा कम्युनिकेटिंग बोथ द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये सारी की सारी जो बीमारियां होती हैं ये भी बाय बर्थ होती हैं। ये हार्ट और बॉडी, ये ऑक्सीजन की पुअर ब्लड, जो ऑक्सीजन पुअर होता है जब ब्लड में, तो हार्ट की और बॉडी की ओर जाने से होती है। ये समस्त रोगों में बढ़ता हुआ बच्चा जो होता है वो अपनी उम्र की क्रियाओं में सुस्त होगा। तो उसकी जो भी क्रियाएं होंगी खेलने की, पढ़ने की, वो सुस्त, उस लेजीनेस आएगी उसको, और उसकी ग्रोथ सामान्य से कम होगी। रोते जब रोएगा तो ब्लड में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो उसका बॉडी या चेहरा नीला पड़ने लगेगा। तेज चलेगा या दौड़ेगा तो हांफेगा और उसको सांस फूलेगी उसकी। और चिकित्सक जब इस तरह के सिम्टम्स देखेंगे तो चिकित्सक बता देंगे कि वो हार्ट की पेशेंट हैं। इन दशाओं में हम एक्सरे कराएंगे या ईसीजी कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे ये वाले रोग हैं। सेकंड नंबर की डिसीज है डिसीज ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारा हृदय के बाहर सबसे बाहरी एक परत होती है। ये दो 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 परत की झिल्ली होती है। तो उन दोनों परतों के बीच में एक फ्लूइड होता है जो हृदय को बाहरी धक्कों से बचाता है। तो इसमें एक है ड्राई पेरिकार्डिटिस और दूसरी है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। आइटिस जहाँ आता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। ड्राई पेरिकार्डिटाइस का मतलब है कि जो हमारा हार्ट होता है वो स्टर्नम के चारों तरफ एक पिंजरे में होता है, उसे स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम, इसमें क्या होता है कि जो अंदर का फ्लूइड होता है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो उसके कारण रोगी को स्टर्नम के नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ एकदम बहुत तीखी सी पेन होता है और खांसते हैं तो वेदना, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके बाद है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन वो होता है जो दोनों परतों के बीच में, ड्राई में तो सूख गया, फ्लूइड जो हो गया सूख गया, कम हो गया, और इसमें जो फ्लूइड है वो सामान्य से अधिक हो गया। तो अधिक प्रेशर आया तो एट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं। अब वो नहीं भर पाते हैं तो जब ब्लड है वो लंग्स में और वेना केवा में भरने लगता है क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं रहती है। तो इसमें शॉक की दशा उत्पन्न हो जाती है। ये हमें शॉक आ जाता है एकदम से। कॉन्स्ट्रिक्टिव कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस पेरिकार्डियम की लेयर होती है उसकी बीमारी होती है। ये जब थिक हो जाती है जिसके कारण लचीलापन कम हो जाता है। इसका आवरण जो होता है उसका लचीलापन कम हो जाए, गायब हो जाता है, अर्थात फाइब्रोसिस हो जाते हैं। और रोगी को डाइफोनिया, हाइपोटेंशन, स्वेलिंग ऑन एब्डोमेन एंड एंकल्स, इसको लो बीपी हो जाता है। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी हो जाता है। और पेट में और एंकल्स पे उसको सूजन आ जाती है इस रोग के कारण। वीनस कंजेशन विद एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एसाइट्स। इसमें क्या होता है कि लिवर का एनलार्जमेंट होता है, लिवर बड़ा हो जाता है तो जो वीनस होते हैं उसमें भी ब्लॉकेज आने लग जाते हैं। इनको इन रोगों को देखने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं, तो उनको डाउट होता है कि उसे ये बीमारी है। फिर उसके बाद में एक्सरे और ईसीजी करते हैं तो एलिवेटेड एसटी सेगमेंट इस रोग की पुष्टि कर देता है। नेक्स्ट है, थर्ड है इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ हार्ट, हृदय के संक्रमण रोग। इसमें है एंडोकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस। ये हमारे अंदर की परतें होती हैं। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की परत होती है, फिर उसके अंदर की मायोकार्डियम होती है और सबसे अंदर वाली परत को एंडोकार्डियम कहते हैं। तो इन दोनों परतों में अगर किसी विशेष जीवाणु के द्वारा कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं तो हृदय के जो सामान्य जो कार्य होते हैं उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे रूमेटाइड फीवर हो जाता है, बैक्टीरिया एंडोकार्डिटिस। इन सभी रोगों में रोगी एनीमिया हो जाता है, एनोक्सिया, एनोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन का ना मिलना, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, साइनोसिस, नीला पड़ने लग जाता है, ऑक्सीजन की कमी से नीला पड़ने लग जाता है और शॉक की स्टेजेस से गुजर सकता है। इन रोगों का निदान रक्त परीक्षण, हम ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड कल्चर जो टेस्ट होता है उससे इन रोगों का हमें पता चलता है।
फोर्थ है डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ हार्ट। इसमें हार्ट का डिजेनरेशन होने लगता है। यह दशा अधिकतर रक्त के द्वारा उचित भोजन की आपूर्ति न कर पाने के कारण होती है। जब कोई अगर व्रत करता है या उपवास करता है या उसे अच्छे से पूरा डाइट नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो उसके कारण यह दशा उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि पेरिमियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया आरबीसी का मान कम होना। जब बॉडी विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब ना कर पाए तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। जब किसी कारण में स्टमक में स्थित ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट ना कर पाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन कम हो जाता है, तो उसे पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। रोगी का सिस्टोलिक रक्तदाब सामान्य से कम होने के कारण एडिमा इन लेग्स एंड एंजॉर्ज्ड जुगुलर वेन। जब रोगी का हमें जब बीपी लेते हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोल दो तरह से होता है। सिस्टोल जो होता है जब ब्लड संकुचन करता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल जब करता है तो उसका रक्तदाब, अगर ब्लड पूरी तरह से नहीं है, ब्लड की कमी है, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हमें पैरों में और पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। और एंजॉर्ज जेगुलर वेन, एंजॉर्ज जेगुलर वेन होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब गर्दन की वेन्स जो होती हैं हमारी, वो इंक्रीज प्रेशर के कारण फूल जाती हैं। क्योंकि वेन्स पे प्रेशर पड़ता है तो वो फूल जाती हैं। ये हार्ट फेलियर और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स का सिम्टम होती हैं। इलाज ठीक न मिलने पर कार्डियक एरिथीमिया, कार्डियक एरिथीमिया इम्प्रॉपर ब्रीदिंग ऑफ हार्ट होती है। इम्प्रॉपर बीटिंग मतलब या हमारी हार्ट जब बीट करता है तो या तो ज़्यादा बीट करने लग जाता है या कम करने लग जाता है। ये तब होता है जब हार्ट के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ठीक से काम नहीं करते हैं। जो हमारे हार्ट के इम्पल्स होते हैं ऐसे नोड के द्वारा जो संचालित होते हैं, वो ठीक से ना काम करते हैं तो ये कार्डियक एरिथीमिया हो जाता है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ये हार्ट की वॉल्स का मोटा होना होता है। जब हार्ट की वॉल्स जो हमारी होती हैं थोड़ी थिक हो जाती हैं, तो वैसे तो ये ज़्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है, मोर कॉमन होती है, ये ज़्यादा कॉमन होती है राइट से, लेकिन कभी कभी दोनों की भी हो सकती है। इससे हार्ट को पंप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्ट की वॉल्स मोटी हो गई है, थिक हो गई है, तो पंप करना मुश्किल हो जाता है और कार्डियक मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तथा कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी होती है कार्डियक मसल की एक डिजीज है। इसमें बॉडी को ब्लड डिलीवर करना मुश्किल हो जाता है और हार्ट हार्ट फेल भी हो सकता है। ये एक सीरियस बीमारी होती है। तो इस हृदय की इस स्थिति की जानकारी रक्त परीक्षण एवं ईसीजी या ईकेजी से हो जाती है। तो ये हमारी डिजनरेशन होने लगता है हार्ट का, तो हमें ये बीमारियों के सिम्टम्स नजर आते हैं। फिफ्थ है हमारी वाल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट, हृदय कपाटीय रोग। ये हार्ट के हमारे जो वॉल्व होते हैं उनके रोग होते हैं। तो स्टेनोसिस यानी कि या तो कपाट समुचित बंद हो जाते हैं, बंद तो हो जाते हैं लेकिन खुल नहीं पाते हैं पूरी तरह से। और दूसरा है इनकम्पोटेंस, कपाट खुलते तो पूरे हैं किंतु पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं। तो ये लो डायस्टोलिक एक्टिविटी के कारण होते हैं। उपरोक्त दो भांति के कपाटी दोष हृदय को एओर्टा में उचित रक्तदाब नहीं पैदा करने देते हैं। जब ये या तो ये खुल जाएंगे पूरी तरह से और बंद नहीं होंगे, तो रक्त वापस से बैग जाएगा। और अगर ये बंद हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं, तो ब्लड नीचे वेंट्रिकुलर्स में पहुंचेगा नहीं, जिससे कि सबको ऑर्गन्स को भी ब्लड नहीं मिलेगा। तो इसमें रक्त की जो टिश्यूज होते हैं तो उनको रक्त की आपूर्ति पूरी नहीं जाती है, कमजोर रहती है। इस कारण रोगी में डिफेक्ट्स क्रमबद्ध तरीके से आते हैं। डिस्फोनिया, ये सांस की कमी होती है। हाइपरट्रॉफी, ये हार्ट मसल्स के टिश्यूज जो होते हैं, ये हार्ट के मसल्स के टिश्यूज और फाइबर्स वो बढ़ जाते हैं, इसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। लंग्स में कंजेशन आने लगता है, कार्डियक एरिथीमिया होने लगता है, फिब्रिलेशन होता है अक्सर तेज हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिससे कि हार्ट में ब्लड क्लॉट हो सकता है। हार्ट का अपर आर्टियम नीचे के वेंट्रिकल के साथ बीट का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए ये फिब्रिलेशन नामक बीमारी हो जाती है। सायोनिस, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और शॉक, ये सारी बीमारियां हमारे कपाट से संबंधित बीमारियां हैं।
इन कपाटीय रोगों का निदान स्टेथोस्कोप द्वारा, हार्ट की टेस्ट या ईसीजी के द्वारा 100% हो जाता है। 6 है हमारी कार्डियक फेलियर, हार्ट का फेलियर हो जाए तो वेना कोवा जो है हमारी, वेना कोवा से प्राप्त रक्त हृदय पंप करने में अक्षम हो जाए, अगर हार्ट ब्लड को पंप ही ना करे तो उसको कार्डियक फेल्योर कहते हैं। अर्थात हृदय की पेशियों का संकुचन गुण घट गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, तो वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है, तो वो हार्ट फेल हो जाता है। अगर यह स्थिति कई महीनों और कई वर्षों से चली आती है तो किन्हीं दोषों से उत्पन्न हो जाती है, जो अब इरिवर्सिबल होती है, जो ठीक नहीं हो पाती है। तो इसमें हमें जो सिम्टम दिखते हैं वो हाइपरटेंशन है, थायरोटॉक्सोसिस। थायरोटॉक्सोसिस जब थायराइड बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, इसमें हार्मोन जो होते हैं T3 और T4 ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लग जाते हैं। इसमें हमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो वेट लॉस है, रैपिड हार्ट रेट है और शेकीनेस, हिलने लग जाते हैं, ये सिम्टम्स हमें आने लगते हैं। इम्फाइजीमा, इम्फाइजीमा ये एक लंग्स की डिसीज है, जिसके कारण शुरू में तो सांस लेने में तकलीफ होती है। इस डिसीज से ग्रस्त लोगों में शरीर को की सहारा देने वाले टिश्यूज और लंग्स के कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो शरीर को जो टिश्यूज होते हैं, जो सहारा देते हैं, वो खत्म हो जाती है, उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, तो ये लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कपाटीय रोग, ये हमने पहले देखा था, वॉल्व के जो चार वॉल्व के हमारे उससे रिलेटेड जो रोग होते हैं वो भी इससे हो जाते हैं। रोमेटिज्म या फिर स्वयं हृदय पेशियों का जो हार्ट की मसल्स हैं, ये किसी भी कारण से कमजोर पड़ जाती हैं, तो ये हार्ट फेल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रोगी की सांस आराम करते हुए भी फूलते हैं, अगर रोगी आराम करता है, रेस्ट कर रहा होता है, तब भी उसकी सांस इस वाले रोग में फूली रहती है। हमेशा साइनोसिस बनी रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। रोगी का पूर्व इतिहास हृदय रोग से ग्रसित रहता है, अतः रोग की गहराई आंकने हेतु एक्सरे, ईकेजी और इकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है। तो हम जब ये टेस्ट कराते हैं तो उसे हार्ट फेलियर का हमें पता चल जाता है। 6 नंबर है कार्डियक एरिथीमिया। कार्डियक एरिथीमिया ये जब हार्ट सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है, इसका मतलब होता है, कार्डियक एरिथीमिया का मतलब होता है पल्स रेट कम होना या ज़्यादा होना। तो जब सिस्टोल या डायस्टोल होता है, उसकी क्रियाएं एक निश्चित रिदम में होती हैं, क्रम में होती हैं, रिदम में होती हैं, दोनों एक साथ बंद होते हैं, एक साथ पंप करते हैं और एक साथ ही सिस्टोल करते हैं, एक साथ ही डायस्टोल करते हैं। तो यह जो लय होती है उसके, ये साइनोएट्रियल ऐसे नोड जो होता है उसके कारण होती है। तो उससे इम्पल्स जो होती हैं उसके कारण ये रिदम में काम करता है। जब ऐसे नोड एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित पोटेंसी की इम्पल्स जनरेट करता रहता है और यही इम्पल्स एक निश्चित मार्ग से गुजरते हुए संपूर्ण हृदय को एक यूनिट की भांति संकुचन हेतु प्रेरित कर देती है। तो ये ऐसे नोड जब कार्य करता है तो सारा काम रिदम में चलता रहता है। अतः सामान्य हृदय की लय साइनोएट्रियल नोड रिदम कहलाती है। साइनस एरिथीमिया, साइनस एरिथीमिया जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो वेगस नर्व हेल्प करती है हमें, तो यह एक उसका रिदम नॉर्मल नहीं होता है, इसमें सिंपैथेटिक नर्व हमें काम करती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वेगस नर्व काम करती है, वेगस नर्व हेल्प करती है, ये उसका रिदम उसका नॉर्मल नहीं होता है, तो ये साइनस एरिथीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। नोडल एरिथीमिया, नोडल एरिथीमिया में भी एक तरह की रिदम की ही बीमारी है। ये एक इरेगुलर हार्ट बीट होती है, जो कि अचानक और एबनॉर्मली तेज हार्ट बीट के कारण होती है। जैसे टैकीकार्डिया, इसको टैकीकार्डिया भी कहते हैं कि हार्ट की बीट तेज हो जाना। हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ जाता है। एरिटल फिब्रिलेशन, एरिटल फिब्रिलेशन यह वो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर जो आर्ट्रियम होते हैं वो बहुत तेजी से धड़कने लगते हैं। और एट्रियल फ्लटर, ये भी इसी तरह का एक रोग है जिसमें हार्ट एक बहुत तेजी से धड़कने लगते हैं या उनकी रिदम में काम नहीं करते हैं। ये सभी दशाएं पल्स के, हम पल्स को अगर देखेंगे तो उससे पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है और ईकेजी परीक्षण सभी अदालतें स्पष्ट कर देता है। 7th है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत नॉर्मल बीमारी है और बहुत लोगों में आजकल नजर आती है। ये लेटरल साइड में आर्टरीज की तरफ होती है। यह रोग हृदय एवं बड़ी धमनियां मतलब एओर्टा या आर्ट्रियोल से संबंधित होता है। सामान्य रक्तदाब हमारा होता है 120 +- 10 और 80 +- 10 मिलीमीटर, मतलब
अगर सिस्टोल में हम 120 मानते हैं और डायस्टोल में हम 80 मानते हैं। इसमें 120 प्लस माइनस 10 मिलीमीटर जो है सिस्टोलिक दाब है, जो हृदय का संकुचन बल है जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह मात्र 3 सेकंड में आता है, रुकता है और चला जाता है। अतः यह बल एक्सपेंशियल अर्थात धमनियों को फैलाने का काम करता है। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो धमनियां फैलती हैं और धमनियों में ब्लड जाता है ताकि आते रक्त को एकोमोडेट कर सके। दूसरा बल जो 80 प्लस माइनस 10 मिलीमीटर होता है, वो हृदय जब हमारा रेस्ट करता है उस समय होता है, जो एओर्टा की दीवारों में स्थित इलास्टिक ऊतकों के कारण बनता है। हमारी जो एओर्टा होती है उसकी दीवारों में इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, तो उनके कारण बनता है। यह 5 सेकंड तक बना रहता है। इस बल में आर्टेरियल्स की प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंस फोर्स भी सहयोगी होता है। अगर उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब आर्टरीज होती हैं उसके अंदर हम कोई रेजिस्टेंस आ जाए, जैसे अगर कोई पाइप होता है, कोई ट्यूब होती है, उसके अंदर अगर हम कोई चीज को चिपका दें या फिर हम पाइप को पानी आता है उसको हम हाथ से रोकते हैं तो उसका प्रेशर तेज हो जाता है, तो ये उसको रेजिस्टेंस कहते हैं कि कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो रहा है, तो वो उसमें इसमें इसी बल में सहयोगी होता है। डायस्टोलिक प्रेशर रक्त कैपिलरी एंड ईसीएफ के मध्य न्यूट्रिएंट्स एंड गैसों के आदान प्रदान हेतु आवश्यक है। जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये हमारी ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं और ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसके मध्य जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और गैसों आदान प्रदान होता है, उसके लिए डायस्टोलिक प्रेशर काम करता है। रोगी में उक्त रक्तदाब की दशा डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने के कारण होती है और यह प्रेशर निम्न 2 कारणों से बढ़ता है। हम सिस्टोलिक प्रेशर के कारण कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। ब्लड प्रेशर हमारा डायस्टोलिक प्रेशर के कारण बढ़ता है। या तो हमारे एओर्टा होती है वो उसमें लचीलापन कम हो जाता है, वो आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, तो उसके कारण ये हाई बीपी हो जाता है क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेट ढंग से नहीं हो पाता है। या फिर दूसरा है आर्टियोल स्तर पर vasoconstriction under the influence of sympathetic impulse catecholamine and और एंजीटोनिन हार्मोन, यानी कि वेस्कोन्स्ट्रिक्शन ब्लड वेसल, ये नैरो होने को कहते हैं। ये जब वेसल्स नैरो हो जाती हैं उसको बोलते हैं वेस्कोन्स्ट्रिक्शन, तो जिससे बीपी बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक इंपल्स सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का पार्ट है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सब सिस्टम है। इसमें बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाती है। कैथेकोलामाइंस ये न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। ये एक हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से और एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जो फाइट और फ्लाइट की स्थिति में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्व हमारी काम करती है तो ये या तो करो या मरो उस स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। इनका लेवल जब हाई हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। एंजियोटेंसिन ये भी एक हार्मोन होते हैं जो बीपी बढ़ाते हैं, तो इनके कारण हमारा बीपी हाई होता है। ये 2 कंडीशंस में लिखी हुई हैं। उपरोक्त दशाओं का निदान ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट ईकेजी एवं रक्त में हार्मोन स्तर से हो जाता है। उपरोक्त दशाओं से अलग जब रक्तदाब सामान्य से अधिक किसी दूसरे अंग, कभी कभी किसी दूसरे इनके कारण नहीं होता, किसी दूसरे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के कारण, जैसे लिवर है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, बोन की मसल्स है और यूरोजेनिटल ऑर्गन्स हैं, जननांग हैं, उनकी वजह से भी बढ़ जाता है। तो ये से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। 9th है हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज इस वर्ग में हार्ट के वो रोग आते हैं जो हार्ट को जो ब्लड कम सप्लाई करते हैं, तो उसके कारण ये वाले रोग आ जाते हैं, मतलब रक्त की कमी हो जाती है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना एक सिम्टम है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरीज होती हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरीज डिसीज का एक सिम्टम है एंजाइना पेक्टोरिस। ये ब्लड फ्लो हार्ट में कम होने से होने वाला पेन होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन
ये हार्ट मसल में ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज हो जाता है, उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। कॉर पल्मोनेल, कॉर पल्मोनेल ये होता है, ये राइट वेंट्रिकल जो हमारा होता है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और या फिर उसको फेलियर को भी कहते हैं, या तो उसको फेलियर हो जाता है या बड़ा हो जाता है, उसे कॉर पल्मोनेल कहते हैं। ये लंग्स में हाई बीपी या पल्मोनरी आर्टरीज का नैरो हो जाने से होता है। या तो लंग्स में हाई बीपी हो जाए, ब्लड का प्रेशर जब बढ़ता है तो लंग्स में भी बढ़ता है, और पल्मोनरी आर्टरीज अगर नैरो हो जाती है तो उसके कारण भी कॉर पल्मोनेल हो जाता है। हृदय को इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होने के कारण प्रथमतया हृदय पेशियां रोती हैं, जो हमारी हार्ट मसल्स हैं वो रोने लग जाती हैं कि हमें ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, तो एंजाइना पेन होने लग जाता है, और बहुत ही कम रक्त आपूर्ति होती है तो वो जो हार्ट मसल्स होती हैं मर जाती हैं, और ब्लॉकेज हो जाता है, इन्फेक्शन मतलब ब्लॉकेज आ जाता है। कॉर पल्मोनेल में प्रथमतया फेफड़ों को, पहले तो लंग्स को हृदय से रक्त नहीं मिल पाता, और फिर हार्ट में खुद में भी ब्लड की कमी हो जाती है और हार्ट ब्लॉक जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं। हृदय के इन रोगों को निदान की शिकायतें लेफ्ट की तरफ चेस्ट में वेदना, पसीना आना एंड डायफोनिया मतलब ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, और ईकेजी रोग की गहराई और हृदय के रुग्ण भाग के बारे में कंफर्म कर देता है। 10th है हमारा डिसीज ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की डिसीज। इसमें सबसे पहले है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जो कोलेस्ट्रॉल या फैट ये आर्टरीज की वॉल में जम जाने, बढ़ जाने को, जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। पॉली आर्टेरिटिस, पॉली आर्टराइटिस, यह एक रेयर और बहुत सीरियस बीमारी होती है जिससे ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और वो वाइटल ऑर्गन्स हमारे होते हैं हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लिवर और किडनी, तो जो वाइटल ऑर्गन्स को और टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं ये। फिर है फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस जो होती है ये वेन्स के सरफेस या डीप में भी अफेक्ट करती है, जो हमारी वेन्स होती हैं उसके ऊपर भी और अंदर भी इफेक्ट करती हैं। अगर ये ब्लड क्लॉट के कारण होती है तो इसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं, ये भी एक इन्फ्लेमेशन होती है। बर्जर्स डिसीज, बर्जर्स डिसीज ये होती हैं जो नॉर्मली ये बर्जर्स डिसीज जो होती हैं ये तंबाकू या स्मोकिंग के कारण जो लोग ज़्यादा करते हैं उन लोगों को ज़्यादा होती हैं। ये हाथ और पैरों की आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस, क्लॉटिंग हो जाती है, जब ब्लड पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता तो क्लॉटिंग हो जाती है, उसे कहते हैं। तो ये डिजीज हो जाती है। ये रेनॉल्ड्स डिजीज, रेनॉल्ड डिजीज वो होती हैं जिसमें कुछ परिस्थितियों में बॉडी नम्ब और कूल हो जाती है। इसमें जो स्मॉलर छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को स्किन तक जो सप्लाई करती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, वो उनमें ब्लड पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाता, और जब ब्लड सप्लाई कम होता है तो वो कोल्ड हो जाता है, वहाँ पे जहाँ जहाँ भी ब्लड सप्लाई होना होता है वहीं पर ठंडक हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, वही ऑर्गन ठंडा हो जाता है। तो ये हमें रक्त वाहिनियों के कॉमन रोग हैं। यूं तो सभी रोग अपने विशिष्ट लक्षणों के आधार पर जल्द ही पहचान लिए जाते हैं, किंतु फिर भी एंजियोग्राफी एंड ईकेजी परीक्षणों की संस्तुति की जाती है। एंजियोग्राफी अगर हम कराते हैं, ये एंजियोग्राफी एक्सरे है, ये ब्लड वेसल्स को चेक करने के लिए होती है, या ईकेजी परीक्षण होते हैं, उनसे हमें इन रोगों के बारे में पता चलता है। उपरोक्त हृदय जनित समस्त रोगों में विभिन्न रक्त एंजाइम के मान का विवरण प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए आप लोगों ने सब पढ़ा और इसको देखा हो, सुना, और ये आपको अच्छा लगा होगा कि जो हार्ट है उसके बारे में हम लोग समझें कि बीमारियां कितनी होती हैं। बीमारियों पे हम लोग पूछते रहते हैं ना कि हार्ट में कितनी बीमारी है, कहाँ लिखे, प्रोजेक्ट बनाना है। अब देखिए इतनी डिजीज तो इसी में लिखी हुई है, एक एक में 4-4, 5-5 डिजीज का अलग से विवरण दिया हुआ है, इतने विवरण है। और हम लोग एक डिजीज पर भी अगर लिखना चाहें, प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो बहुत प्रोजेक्ट हो सकता है। और अच्छा ये है कि नीतू जैन जी जो है उन्होंने क्या किया है, सब डिजीज है, कहीं डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है हमारे किसी किताब में होगा, लेकिन उन्होंने अलग से इस पर तैयारी करके और उसको बता भी दिया ताकि हम लोग समझ जाए कि बीमारी का कारण क्या है। और इसको आप सब सुनेंगे दोबारा इसको तो आपको लगेगा कि हाँ उन डिजीज के बारे में हमको
अगर हम 2 लाइन भी लिख लेंगे कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि डिजीज का नाम नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ आप जानते हैं, भले ठीक है उसका निदान। अब हम निदान की जब बात करें, देखिए निदान हम लोगों ने किया कि भाई हमको हार्ट की डिजीज है, अब हमको इससे हमको ट्रीटमेंट पहुंचना है कि नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई हमको किसी ने आया और हमको एर्दमिया बता दिया, या हमको बताया कि हमारे वॉल्व में स्टेनोसिस है, या हमारे कह दिया कि हमारे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, या हमने वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, कुछ कह दिया उसने, उनके आधार पर हमको ट्रीटमेंट को देखना। तो हमारे पास कितने, हमारा देखिए विस्तृत क्षेत्र, इसके आधार पर हमने जान लिया कि बीमारी ये है, ईसीजी से परीक्षण हो गया, हमको मालूम हो गया, हमने टेस्ट कर लिया, फिर कहीं जितने टेस्ट होते हैं इसमें सब लिखे हुए हैं, केजीबीएफ का सब करा लिया, एंजियोग्राफी करा लिया, सब कुछ हो गया, फिर हमको मालूम हो गया कि ये डिफेक्ट है। हमारे पास चाइनीज है, हमारे पास आयुर्वेदिक है। चाइनीज में डॉक्टर वॉल भी है, तो चाइनीज है, डॉक्टर वॉल है, सब है। तो अब आप देखिए अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास एक सीएमपी पॉइंट डॉक्टर वॉल ने दे दिया, 8C। आप और कुछ नहीं करें, 8C को आप मेथी भी लगा देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद जितने भी हमारे वाल्व हैं, H9 है, H8 है, H8A, A, B, C सब हमारे पास D तक है। फिर हमारे पास H6A नोड के लिए, SA नोड के लिए हमारे पास कितना बढ़िया पॉइंट है दोनों तरफ के लिए। तो 8A जो है मेरे पेरिकार्डियम के लिए है, 8D हमारे मायोकार्डियम के लिए बताया, लिम्फ के लिए है, और 8B एंडोकार्डियम के लिए। तो जो तीनों कार्डियम तीनों लेन है, जो तीनों हमारे पास बाहर की कवरिंग है, उन कवरिंग के लिए सबके पॉइंट है। फिर पल्पिटेशन अगर हो रहा तो H7 हमारे पास, जो हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट है H7 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। H6 है हमारे SA नोड के लिए है, 7A AV नोड के लिए हमारे पास है। H8 जो है बाइक स्पीड ट्राइक स्पीड वाल्व के लिए है, लेफ्ट राइट दोनों में आप समझ रहे हैं। तो यानी इतने। फिर हमारे पास चाइनीज में TCM में हम लोगों ने देखा हुआ है कि CV14 हमारा पॉइंट है, जो कौन है हमारा फ्रंट शू पॉइंट है, और बैक शू पॉइंट हमारा U15 है। तो U15 और CV14 में भी अगर हम लोग मेथी भी लगा देंगे तो भी हमारे फंक्शन करेगा। एक और बहुत बढ़िया लिम्फ मेरिडियन हम लोगों ने पढ़ी है चाइनीज में 3rd सेमेस्टर में। तो हम लोग LY5 उनको कहा था, वो जो हार्ट लंग्स के आसपास के सारे उनका वो PSMP पॉइंट है, मतलब समेशन, पार्शियल समेशन पॉइंट है। तो वो L5 लिम्फ का 5 पॉइंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बाइनम हमको आ गया, हमको अच्छा आयुर्वेद में आ गए। तो आयुर्वेद में हमको हमेशा लेफ्ट SF हमारा है ना, लेफ्ट SF पे हमको ट्रीटमेंट देना है। अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो और ऑल LHM में क्या करिए आप 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। तो कोई अगर वहां का कोई डिफेक्ट उस तरह का होगा तो वो ठीक हो जाएगा। ये अलग है कि हम लोग अलग से जान करके अगर पर्टिकुलर मालूम हो जाए कि फंक्शन क्या हो, कि फंक्शन के लिए 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन, यानी 3 में हम लोग उसकी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। तो 3, 6 टोन हो गया, 4, 5 सीडेट हो गया। कोई रुकावट है वो हमारा ठीक हो गई, चाहे कपाट की हो, कोई इन्फेक्शन है तो हम लोग जानते हैं इन्फेक्शन का हमारे पॉइंट क्या है, 0 टोन, 9 सीडेट। लेकिन हम वो एक इन्फेक्शन का और भी इसके अलावा पॉइंट है। अगर मान लीजिए डीप इन्फेक्शन का इलाज करना चाहिए या अपनी इंटेंसिटी बढ़ाना हो तो हम लोग क्या करना चाहिए इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन पैदा कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। इन्फेक्शन क्यों पैदा होता है ये तो हम लोग समझ रहे हैं ना, दोनों से। बैक्टीरिया से है बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया तो छोड़ दिए। तो कारण क्या है, बैक्टीरिया डेवलप कैसे होता है, जल और अग्नि से, नहीं से, पित्त से। जी सर। गर्मी में देखिए बारिश शाम हुई तो कहते हैं बैक्टीरिया डेवलप हो गया, तो यानी गर्मी और जल दोनों मिला तो बैक्टीरिया डेवलप करता है। तो बैक्टीरिया डेवलप करने के कारण भी यही होता है। तो अब हमको क्या करना है, अगर हमको इन्फेक्शन आ गया तो 0 टोन, 9 सीडेट हम जानते हैं क्यों हम लोग कर रहे हैं, उसका हम लोग समझ रहे हैं कि 0 माने तम माने अंधकार। तो यानी बैक्टीरिया के लिए हम लोग अंधकार क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। 0 टोन अंधकार कर दिए, और 9 सीडेट माने जो प्रकाश है, जो जीवन के लिए आधार है, उसको हमने कम कर दिया। तो हम लोगों ने अंधकार कर दिया। तो 0 टोन, 9 सीडेट से हम लोगों ने बैक्टीरिया को मारने की कोशिश किया, नंबर 1।
अब नंबर 2, बैक्टीरिया के जन्म लेने का कारण क्या है? अग्नि और जल। हम लोगों ने कहा था, फिर याद किया था, याद करिए, ये क्या हुआ? 3-4 का संयोग हमारे पास कोई और भी है आयुर्वेद में। 3-4 माने पित्त सर। पित्त। तो पित्त माने अगर ये पित्त शक्ति है तो उस पित्त शक्ति में 2 चीजें, अगर इसको कमजोर करना हो तो कौन सी शक्ति हमारे पास क्या करना चाहिए? दो दोस्त हैं, इनको कमजोर करना है। 5-6 सर। एक को टोन, एक को सिडेट, यही तो करेंगे। जी सर। तो एक को टोन करेंगे, एक को तो चढ़ा देंगे। अरे पूरे गांव घर से सीखिए पूरा। 2 मित्र आए किसी से लड़ने के लिए, तो उन्होंने एक की तारीफ कर दिया कि अरे आप इतना बढ़िया आदमी हैं, आप तुम समझ ही नहीं पाते, लेकिन इनके साथ कहाँ पड़ गए आप, ये तो बहुत बदमाश आदमी है। तो पहले वाला मित्र जो है, जो उनके साथ आया हुआ है, वो सोचने के लिए भी विवश हो जाएगा कि कोई बात है, तो वो आपके वश में होने लगेगा। तो वही टोन सिडेट का वही कारण है। एक की ताकत बढ़ा दीजिए, एक को घटा दीजिए। तो घटानी किसकी घटानी चाहिए? घटानी उसकी चाहिए जो पावरफुल हो। 3-4 में पावरफुल कौन है? अग्नि सर 3। यस, अग्नि। अग्नि पावरफुल है। तो अग्नि को घटा दीजिए और 4 को आप बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा? इन्फेक्शन कम हो जाएगा सर। हाँ, तो लेकिन इस वाले केस में हम लोग उल्टा कर सकते हैं। कैसे? इस वाले में चूंकि इन्फेक्शन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अग्नि से हमारे पास जलाने का काम भी करता है ना। हाँ सर, अग्नि को बढ़ा देंगे। हाँ, तो अग्नि को हम बढ़ा देंगे, जल को घटा देंगे। तो हम लोग इस तरह 0 टोन 9 सिडेट के अलावा भी हमारे पास एक पैमाना है जिसमें हम कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, प्लस हमारे पास YNM है। हमारे पास हम लोग का फाइब्रोसिस कहा था ना, लंग्स। देखिए, हमेशा ये समझिए, जो इसमें पॉइंट आया है कि हार्ट के बगल में क्या है? लंग्स। उसके नीचे फिर हमारे पास डायफ्राम है। यानी डायफ्राम को हम लोग नहीं भूलना, ये भी समझ लीजिए। जब भी हार्ट और लंग्स की बात आएगी तो हम लोग को डायफ्राम का भी एक पॉइंट हम लोग जाना हुआ है, UB17। तो UB17 भी हमारे पास बहुत बढ़िया पॉइंट है, उसको भी हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए। जब भी कभी हम लोग डायफ्राम, हार्ट और लंग्स की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अब जितने वाले हॉरिजॉन्टल वाले में हमने पढ़ा होगा, सब में 4, 5 सिडेट 3, 6 टोन, यही आपको पूरे सब उसमें मिल जाएगा। यही पूरा आप, एक किताब है आपकी, मुझे लगता है ये किताब देखें, धन्वंतरी में जितने भी आपको मिले होंगे हैं, इसी तरह के आपको सारे में आपको यही ट्रीटमेंट मिलेगा। तो कोई संक्रमण होगा तो यही वाला पॉइंट है कि आप 0 to 9 सिलेक्ट करिए और उसके बाद 3 को बढ़ा दीजिए, 4 को घटा लीजिए, ये हो गया। दूसरा आपका YNM में जो फाइब्रोसिस है, उसके लिए भी आपके पास इलाज है। YNM में इसको समझ लीजिए, थोड़ा सरल है, बहुत कठिन नहीं। फाइबर माने रेशे, इन रेशे से बनता है स्किन। इन्हीं रेशों को एक के ऊपर एक लगा दीजिए, तो जैसे कपड़ा बुना जाता है उसी तरह, ऐसे एक को ताना बाना बोलते हैं ना, एक सीधा एक उल्टा, तो या सीधा या उसके पैरेलल, तो उस तरह बना करके पूरा जैसे बनते कपड़े, वैसे स्किन, इनसे, इन तंतुओं से स्किन बन गई। तो फाइबर से बना स्किन अगर स्किन की कई लेयर लगा दें तो हम लोग फैट आ जाता है। तो यानी फाइबर डेवलपमेंट क्या है? फाइबर से स्किन से फैट। अब इन मेरिडियंस में हम लोग पास आयुर्वेद में 3 एनर्जी है, 0, 1, 2। 0 माने YNM में, 0 माने ब्रेन, ऊपर वाला सर, 1 माने बीच का और 2 वाला नीचे, यही तो हम लोग कह रहे हैं। तो हम लोग का और दूसरा तरीका क्या है? 0 माने शुरुआत, 1 माने बीच का, जो डॉक्टर वाल के हिसाब से है CMP पॉइंट, और 2 माने जो वात का डेवलपमेंट, कफ, जिसको वात पित्त कफ के संदर्भ में बोले तो वात पित्त कफ, और ऐसे कहें तो ऊपर का और बीच का और नीचे का। तो जब कभी आपको इस तरह के चीजों को ट्रीट करना हो, स्किन मेरिडियन है या है, तो आपको 0 क्यों लेंगे?
हम लोग ले सकते हैं फाइबर है, देखिए हम लोग फाइबर चूंकि मेरिडियन तो पूरे उसमें है, पूरे शरीर में है, फैट भी मेरिडियन पूरे शरीर में है, और स्किन मेरिडियन पूरे शरीर में है। तो हम लोग को 0 और 1 क्यों, 1 CMP पॉइंट है, तो 0 माने शुरुआत, 1 माने CMP पॉइंट, दोनों से काम चल जाएगा। 0 1 2 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 में तब जाना होगा जब ये बड़ी कोई बीमारी क्रॉनिक हो चुकी होगी, तब 0 1 2 लेंगे। अदरवाइज 0 माने शुरुआत, 1 माने पित्त। तो पहले आप क्या, वात माने शुरुआत, 0 माने वात, 1 माने पित्त, यानी सेकंड कंडीशन। तो 0 और 1 दोनों को केवल आप सिडेट कर दीजिए, तो आपको फाइब्रोसिस कहाँ करेंगे, अब चूंकि हार्ट में कर रहे हैं, तो हार्ट अगर देखें तो हार्ट हमारा किस जगह पे आएगा, YNM में। 0 तो ये है, 1 कहाँ है, चेस्ट में, और 2 कहाँ है, डायफ्राम से नीचे या पेल्विस के आसपास नीचे। तो हमारा 0 तो ये हुआ, तो 0 सिडेट किया हम लोगों ने, 1 को सिडेट किया, तो 1 के सिडेट करने से हार्ट भी तो सिडेट हो गया। तो यानी अगर हम एसके में या फाइबर में तीनों में 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 तीनों को लेंगे, सिडेट करेंगे, तो हार्ट और लंग्स जो हमारे बीच के एरिया में है, ये भी इनकी भी फंक्शनिंग उस रूप में सिडेट हो जाएगी। सिडेट फंक्शनिंग नहीं होगी, बल्कि फाइब्रोसिस का सिडेशन हो जाएगा। तो 0 1 करने से फाइबर भी सिडेट हो गई, और 0 1 करने से आपका हार्ट का फाइब्रोसिस भी सिडेट हो गई, और 0 1 करने से आपके लंग्स की फाइब्रोसिस भी सिडेट हो गई। सिडेट माने हट गई, बढ़ाना नहीं है, सिडेशन माने बाहर निकालना है उसको। तो इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि वीडियो को हम लोग प्रचारित करेंगे, और हम लोग आपस में भी कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में भी डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। उससे क्या होगा, ज्ञान हमारा बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, हमारा बढ़ेगा दूसरे का बढ़ेगा, तो हमारी विधा बढ़ेगी, हमारी विधा बढ़ेगी तो विधा का अधिक प्रचार होगा, उसका मूल्य सबको मिलेगा, मूल्य माने उसका लाभ सबको मिलेगा, और तब हमारे संस्थान का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट के लिए विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं।